कि हमारे पास और सीनियर्स कनेक्ट हो जाएं, सभी लोग कनेक्ट हो जाएं, ताकि हम लोगों का ये सेशन आज बहुत ही शानदार रहे। क्योंकि ऑब्जेक्शन आप लोगों को बिजनेस के अंदर आते ही रहते हैं, कोई ना कोई प्रोस्पेक्ट आप लोगों को कोई ना कोई भी ऑब्जेक्शन देख के जाता है, लाइक मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बिजनेस को समझ नहीं पा रहा। इन सारे ऑब्जेक्शन के ऊपर से हम पर्दाफाश करने वाले हैं। तो हमारे साथ रविंदर सिन्हा को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो हमारे साथ रविंदर सीनियर कनेक्ट हो चुके हैं। बस आपके सामने आ जाते हैं रविंदर सीनियर। वेलकम रविंदर सीनियर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। बहुत बढ़िया सीनियर, आप को देख के और बढ़िया हो गया मैं तो। क्या चमक है आपके चेहरे पे, खतरनाक। सीनियर देखो, यहाँ पे काफी जो लोग हैं आपको देख रहे हैं, बहुत मैक्सिमम लोग आपको जानते हैं। कुछ न्यू लोग हैं जो यहाँ पे आपको नहीं जानते होंगे शायद। बाकी आप ऐसी पर्सनैलिटी हो, आपको कोई ना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं फिर भी आपसे थोड़ी सी मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एक बार सभी के बीच में आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। जी जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल लिसनर्स एंड योगेश जी, एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। मेरा भी मतलब आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि मैं अपनी कम्युनिटी को और आप सब लोगों के बीच यहाँ पे कुछ देर कम्युनिकेट कर पाऊँ या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। तो मेरा नाम रविंद्र यादव है। बेसिकली मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, और इस वक्त मैं अपने गांव में अपने घर पे ही हूँ। और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में सर्दी बहुत ज्यादा है। और एसोट को मैंने, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैंने 6 साल पहले एसोसिएट किया था। चंडीगढ़ हेड ब्रांच से मेरा स्टार्टअप हुआ था, और इस 6 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, और काफी शानदार जर्नी रही जिसमें बहुत सी बार मतलब गिव अप करने का भी मन किया, छोड़ देने का मन किया, ऐसे भी सिचुएशंस आई। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन था या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से दोबारा से कुछ करने का हिम्मत या हौसला मिला, और फिर से हमने अपने काम पे फोकस किया और गलतियों को ना दोहरा के फिर लगातार ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहे। और आज एट प्रेजेंट गुजरात में हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। ओके, थैंक यू। क्वालिफिकेशन में मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी अपनी। 12वीं के बाद मैंने प्राइमरी टीचर का जो है डिप्लोमा होता है वो किया मैंने 3 साल। उसके बाद मैंने बीए में एडमिशन लिया था, फिर बीए फाइनल में मैंने बीए छोड़ दिया। तो ये ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ मैं, बस ये थोड़ी सी पढ़ाई कर रखी है। थैंक यू सीनियर। आपने गजब की इंफॉर्मेशन दी है। आपके बारे में इतने अभी नहीं जानते होंगे लोग, अभी आपने जो बताया है। और सबसे मैं थैंकफुल इस चीज के लिए हूँ कि आप घर पे हैं इस टाइम पे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और हमारी जो लिसनर्स, जो ऑडियंस है, इन सभी लोगों के लिए आपने अपना कीमती टाइम निकाला। तो आप सभी लोग सीनियर को थैंक यू बोलने के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो, ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच जाए और आज का हमारा सेशन है वो बड़ा ही शानदार हो। तो हमारे साथ काफी लोग कनेक्ट हो चुके हैं। आज ये नंबर 200 से पार जाना चाहिए जो लाइव के अंदर शो करता है हमारे पास। तो सीनियर, मेरे क्वेश्चन है, हमारा आज का टॉपिक यही है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेके मेरे क्वेश्चन है, और काफी लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मेन कॉमन क्वेश्चन है ये कि मेरे पास पैसे नहीं है। कॉमन क्वेश्चन है ये हमारे बिजनेस के अंदर। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? जी जी, ये सबसे बड़ा और सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन है जो अक्सर आता रहता है और जो हर इंसान को इसको फेस करना पड़ता है। इसका आंसर करने से पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा व्यूअर्स को और अपने कम्युनिटी को ये बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्शंस का रोल क्या है। देखिए, ओके। ऑब्जेक्शंस हमारे बिजनेस में आती क्यों है और वो आना जरूरी क्यों है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा इससे पहले। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग तो ऑब्जेक्शंस को मतलब ये समझ लेते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम नहीं होती। ये कहते हैं ना कि जैसे फेलियर सक्सेस का एक पार्ट होता है, बट बहुत सारे लोग फेलियर को सक्सेस के अपोजिट समझ लेते हैं। तो ऐसे ही ऑब्जेक्शंस का आना भी हमारे बिजनेस में हमारी सक्सेस की तरफ या हमारी क्लोजिंग की तरफ बढ़ने का एक पार्ट होता है। और जब हम उस ऑब्जेक्शन से गुजर जाते हैं तो उसके बाद हम अपने रिजल्ट्स तक पहुंच पाते हैं। और ऑब्जेक्शंस को बिना टैकल किए, बिना हैंडल किए आप अपनी क्लोजिंग तक नहीं पहुंच सकते। और ऑब्जेक्शंस का रोल क्या है हमारे बिजनेस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर हो,
बिल्कुल। और आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, बिल्कुल। अब वो पेशेंट है, उसने आपको बताया कि मेरे को तो तकलीफ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या तकलीफ है, और आप पता नहीं लगा पाए कि उसको तकलीफ क्या है, बीमारी क्या है, बीमारी का पता ही नहीं लगा पाए, तो आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। बिल्कुल नहीं कर अगर सकते। आपने उस पेशेंट का बीमारी का पता लगा लिया कि इसको तकलीफ क्या है, इसको कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ पेन हो रहा है, इसकी बीमारी क्या है, तो अगर आपने बीमारी का पता लगा लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि 90% आपका काम हो गया। अब उसके बाद क्या काम आएगा? उसके बाद अब आपको उसको दवाइयां बतानी है, उसको जो ट्रीटमेंट है वो बताना है। वो आप कैसे बता पाओगे? बिकॉज उस चीज की आपने एजुकेशन ली है, आपने पढ़ाई की है डॉक्टरी वाली, कोई भी डिग्री कोई डिप्लोमा किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके बेस पे आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर दोगे, और उसको जो परहेज होंगे वो बता दोगे, और उसको आप मतलब उस इंसान को उसकी बीमारी से बाहर निकाल सकते हो। बिल्कुल। तो सेम ऐसे हमारे बिजनेस में ऑब्जेक्शंस होती हैं। अब ऑब्जेक्शन का हमें यही नहीं पता कि ऑब्जेक्शन आई क्यों है और ऑब्जेक्शन है क्या, तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। राइट। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्शंस आती क्यों है, और ऑब्जेक्शंस आने के पीछे ना कुछ हिडन मीनिंग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पहला सवाल किया कि किसी भी पर्सन ने, हमारे गेस्ट ने ये बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है। बिल्कुल। अब यहाँ पे हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स है, मोस्ट ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स वो क्या समझ लेते हैं कि इसने तो क्लियर मना कर दिया कि मुझे ये बिजनेस या नहीं करना, मुझे ज्वाइन नहीं नहीं करना। करना। वो ये नहीं बोल रहा है, वो कोई बहाना नहीं बना रहा है, ये उसका ऑब्जेक्शन है कि मेरे पास पैसा नहीं है। और इसके पीछे हिडन मीनिंग क्या, हमें वो हिडन मीनिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा, और आपको बिल्कुल। वो हिडन मीनिंग पकड़ना आना बहुत जरूरी है। वो आता नहीं है, सीखना पड़ेगा, है ना। तो सीखा कैसे जा सकता है? प्रैक्टिस से। जब हम बार बार सेम ऑब्जेक्शंस को टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे, तो हमें उसके हिडन मीनिंग का पता चलने लग जाएगा, और उसके बाद हम उसको सोल्व करने के लिए अपनी तरफ से एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से हम उसको सोल्व कर सकते हैं, और फाइनली हम उस प्रोस्पेक्ट का, अपने गेस्ट का हम क्लोजिंग करवा सकते हैं। करवा। तो अब प्रोस्पेक्ट ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसके पीछे हिडन मीनिंग क्या है? इसके पीछे हिडन मीनिंग ये है कि वो बंदा आपको ये नहीं बोल रहा है कि मैं नहीं करना चाहता, वो आपको ये बोल रहा है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, नहीं है। मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं है कि मैं इस टाइम पे आपके साथ आपके बिजनेस को ज्वाइन कर सकूं, या आपका प्रोडक्ट कुछ हजार अमाउंट का, जो भी आपका स्पेसिफिक अमाउंट है, उसको मैं बाय आपके कर सकूं। पास दे सकूं और मैं वो प्रोडक्ट खरीद सकूं। तो यहाँ पे हमें उसकी इस हिडन मीनिंग को पकड़ना है, और इसका जवाब उसको इस तरीके से हम दे सकते हैं कि प्रोस्पेक्ट से, उस अपने गेस्ट से हम ये पूछ सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, आप ये कहना चाहते हो, राइट। तो डेफिनेटली सामने वाला हाँ ही बोलेगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि क्या आप इसी कंडीशन के साथ अपनी पूरी आगे वाली जिंदगी भी निकालना चाहते हो, या आप इस कंडीशन से बाहर निकलना चाहते हो, राइट। यहाँ पे फिर एक दो चीजें और ऐड हो सकती हैं कि अब हमें उसको ये विश्वास दिलाना है कि आप हमारे बिजनेस में आने के बाद, और हमारी कंपनी में और हमारे साथ काम करने के बाद, आपकी उस कंडीशन से बाहर कैसे निकल सकते हो। अगर हम ये उसको विश्वास दिला देते हैं, तो बंदा कहीं से भी पैसा अरेंज करेगा, वो डेफिनेटली करेगा, चाहे वो कोई भी बिल्कुल। हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दुनिया भर के डायरेक्ट सेलर्स हैं, इंडिया के अंदर लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, जो भी एक नंबर है। उन सब ने भी जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उनकी भी किसी की भी कंडीशन आई थिंक अच्छी नहीं थी। आई थिंक बिल्कुल। एक मिडिल क्लास फैमिली, मैं, आप या हमारे जितने भी यहाँ पे ऑडियंस हमें सुन रही है, वो सब एक ही कैटेगरी से आते हैं लगभग। हमारे घर में किसी के घर में 50-60 हजार रुपए रखे नहीं होते कि हमने एक फोन किया और हमारे घर वालों ने बोला हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना ले, अभी तेरे अकाउंट में डलवा देता हूँ, राइट। तो वो उस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम भी यही बोल सकते हैं कि हमारी कंडीशन अच्छी नहीं थी, नहीं। हमारी फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो वीक था, या कंडीशन नॉर्मल थी, या बिल्कुल मतलब खराब थी। लेकिन उसके बाद भी आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया, और यहाँ पे मुझे 50-51 लोग अभी सुन रहे हैं, उन लोगों ने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा। तो बिल्कुल। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी कंडीशन अच्छी थी? तो आई थिंक सबका जवाब यही आएगा, मोस्ट ऑफ द लोगों का, कि हमारी भी कंडीशन अच्छी नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी हम इस बिजनेस में अभी भी बने हुए हैं, और हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये विश्वास हो गया था कि इस बिजनेस से और इस इंडस्ट्री से और मेरे अप्लायंस के साथ मैं अपनी उस कंडीशन को सुधार सकता हूँ। तो बिल्कुल। हमें अपने प्रोस्पेक्ट को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम वो अपनी इस कंडीशन को सुधार सकता है, और जब उसको ये विश्वास आ जाएगा, तो वो कहीं से भी पैसा अरेंज करेगा, अपने बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए पैसा अरेंज करेगा। दूसरा चीज यहाँ पे, फॉर एग्जांपल, मैंने किसी पर्सन को ट्रेनिंग कंप्लीट करा दी, मैंने अपना प्लान उसको बता दिया, प्लान दिखा दिया, उसके बाद अब वो पर्सन से मैं सवाल करूंगा यहाँ पे, मैं थोड़ा सा मतलब लाइव टाइप पे बता रहा हूँ, डेमो टाइप की, कि कैसे हम इस
ऑब्जेक्शंस को टैकल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सामने वाले से पूछने वाला हूँ कि देखो, आपने हमारी कंपनी देख ली, हमारा प्लान देख लिया, हमारे प्रोडक्ट्स देख लिया, हमारा सिस्टम देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब आपसे मेरा कुछ एक दो सवाल है कि अब आपका डिसीजन क्या है। अब दो डिसीजन होंगे, या तो आप बिजनेस ज्वाइन करेंगे या आप बिजनेस नहीं ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सिंपल। आपका डिसीजन क्या है। तो उससे उसके बाद फिर मैं एक सवाल और करूंगा कि आपका डिसीजन क्या है। उससे पहले मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या आपके घर के हालात या आपकी करंट लाइफ अगर बेहतर होती, तो आप शायद इस बिजनेस को देखने के लिए हमारे पास अपना आधा घंटा 40 मिनट, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं देते, राइट। बिल्कुल। और अगर आपने दिया है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रेजेंट वाली लाइफ से खुश नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं थे, और आप उससे बेहतर करना चाहते थे। आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हो, आप अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो, अपने भाई बहन को एजुकेटेड अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहते हो, आप अपनी बहन की शादी शायद अपनी कमाई से करवाना चाहते हो। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पे आप चले जा रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो रास्ता लेके कहाँ जाएगा, सही बात। और कहाँ लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा उसका कोई मतलब गारंटी नहीं है, कुछ नहीं पता है। अब आपके पास दूसरा रास्ता ये है कि जिसपे हजारों लोग आपसे पहले, लाखों लोग उस रास्ते पे चल के, उस सिस्टम के जरिए किसी एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पे वो पहुंचना चाहते थे, और आज उनकी लाइफ पहले से बहुत बेटर है। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप दोनों में से एक समझदार इंसान होने के नाते, आप समझदार हो, मानते हो, तो आप मुझे ये बताइए कि आप कौन सा चूज करोगे। जहां पे एक इंसान को ये पता हो कि मेरी हालत अभी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जहां से मैं अगर मेहनत करूं तो अगले 2-3 साल में मेरी लाइफ पहले से बेटर हो सकती है ना। बिल्कुल। जहाँ पे आज मैं 150 रुपए की शर्ट खरीदने के लिए भी सोचता हूँ, वहां पे मैं 500-600 की शर्ट आराम से अपनी कमाई से पहनना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो एक समझदार इंसान क्या करेगा? तो डेफिनेटली मुझे लगता है सामने वाला पर्सन यही बोलेगा कि एक समझदार इंसान तो डिसीजन हाँ वाला ही लेगा, कि मैं उस रास्ते को चूज करूंगा जिसपे पहले से हजारों लाखों लोग जाके किसी अच्छे लेवल तक, किसी अच्छी जगह तक पहुंच चुके हैं। तो अगर बिल्कुल। आपका डिसीजन हाँ है और आप सच में एक समझदार इंसान वाला डिसीजन लेना चाहते हो और ले रहे हो, एक समझदार इंसान खुद को भी साबित कर रहे हो, तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपका कोई सवाल, कोई डाउट है बिजनेस को लेके, प्लान को लेके, सिस्टम को लेके, कंपनी को लेके, प्रोडक्ट को लेके, रैंक को लेके, प्रमोशंस को लेके, किसी भी टाइप का अगर कुछ भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो वहां पे अगर हमें डेफिनेटली सामने वाला इंसान ये बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई भी सवाल, क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है, मुझे सब समझ आ गया है, तो अब आप बताइए कि अगर आपको सब कुछ समझ आ गया और आप अपनी घर की उस कंडीशन से निकलना चाहते हो और अपने ड्रीम्स तक पहुंचना चाहते हो, या उस रास्ते को चूज करना चाहते हो जिसको हजारों लोगों ने चूज पहले से किया हुआ है, तो अब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो, आपका डिसीजन यही है ना, हाँ है ना। तो अब आप बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो डेफिनेटली वहां पे सामने वाला इंसान यही बोलने वाला है कि मैं, सब कुछ अच्छा है, मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो जब कोई इंसान पूछता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो घबरा जाते हैं हड़बड़ा और वो जाते ये हैं। सोचने लग जाते हैं कि इसके पास पैसा नहीं है तो कहाँ से करेगा, इसको तो बुलाना ही नहीं चाहिए था, है ना। ये तो ये तो खाम खा ही मेरा टाइम वेस्ट करवा दिया इसने, तो अपने पीछे 2-3 दिन का या एक दिन का जो भी हमने उसको दिया, इसको तो भेज ही देते हैं, इससे अच्छा तो मैं दूसरे गेस्ट को इनवाइट कर लेता हूँ। वहां पे हमें ऐसा नहीं सोचना है, वहां पे हमें घबराना नहीं है, वहां पे हमें ये उसकी बात को सुनना है पहले और उसकी बात से एग्री करना है। हमें वहां पे विरोध नहीं करना है। एक बात हमेशा याद रखना गाइस, किसी भी टाइप की ऑब्जेक्शन में हमें किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ विरोध नहीं करना है, हमेशा उसकी बात को सुनो और उसकी बात से एग्री करो पहले। अब फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वहां पे मैं इस तरीके से अपने पिछले 6 साल में मैंने इस तरीके से अपने पार्टनर्स को टैकल किया है। मैंने शुरू शुरू में जब मैं नया था तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने सीखा, एक्सपर्ट से मिलना और मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से सीखा, तो मुझे पता चला कि मुझे किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे पहले हमें उसकी बात से एग्री करना है कि ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि आपके पास पैसा नहीं है। तो वहां पे मैं एक सवाल सामने वाले से पूछ सकता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कैसा लग रहा है। मेरे पास पैसा नहीं है और कोई मुझसे पूछेगा कि आपके पास पैसा नहीं है तो कैसा लग रहा है, तो डेफिनेटली मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा, बुरा ही अच्छा लगेगा ही ना। लगे। तो वो सामने वाला भी बोलेगा कि सर, या जो भी आप हो कि भाई या सर, जो भी आपको बोल रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पैसा नहीं है तो कैसा लगेगा, आप भी तो कैसे सवाल कर रहे हो, अच्छा कैसे लग सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। जब मेरे पास भी आज से 5 साल पहले जब मैं आया था तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप पूरी जिंदगी ऐसा ही फील करना चाहते हो।
तो वहां पे तो हर इंसान यही बोलेगा कि नहीं, मैं पूरी जिंदगी तो ऐसा फील नहीं करना चाहता। क्या आप आज से बिल्कुल 3 साल बाद भी आपकी किसी जरूरत की चीज के लिए यही बोलना चाहते हो कि मेरे पास पैसा नहीं? तो अगर आप उस सोच को बदलना चाहते हो और अपनी उस शब्दों को बदलना चाहते हो, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। और वो कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए जिंदगी में बहुत कुछ लगाना पड़ता है, दांव पे लगाना पड़ता है। हम दांव पे कुछ नहीं लगाना चाहते और हम पाना बहुत कुछ चाहते हैं। एक सांस लेने के लिए भी एक सांस हमें छोड़नी पड़ती है, बिल्कुल। सेक्रीफाइस, और कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तब जाके हमें बदले में कुछ मिलता है। तो वहां पे अब मैं उस गेस्ट से, उस प्रोस्पेक्ट से सामने उसके आगे क्या बात करने वाला हूँ अब। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी लाइफ में कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपको कोई चीज चाहिए थी और आपके पास पैसा नहीं था और आपने सोचा कि चलो यार नहीं है तो चलो जाने दो। फॉर एग्जाम्पल, आपको आप कोई ड्रेस पसंद आई हो और आपने वो खरीदने के लिए रेट पूछा हो मार्केट में जाके, लेकिन जब आपने देखा कि अपना जो बैंक बैलेंस और अपनी पॉकेट है वो उसको अलाउ नहीं कर रही है, तो आपने क्या सोचा होगा कि चलो छोड़ो, काम मन चल मार जाएगा लिया। वैसे भी। मन मारना, या जिसको आप बोल सकते हो कि समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज करना, है ना। बिल्कुल। तो या फिर आपके दोस्तों ने कभी प्लान किया कि चलो यार हम किसी पिकनिक प्लेस पे घूमने के लिए चलने वाले हैं और पर पर्सन इतना रुपए चार्ज आएगा। आपकी फैमिली तो मना कर रही थी जाने के लिए, क्यों कर रही थी? बिकॉज ऑफ मनी। आपकी फैमिली वैसे मना नहीं कर रही थी, इसीलिए मना कर रही थी कि नहीं बेटा रहने दे, क्या करेगा। क्योंकि उनको भी पता था कि अभी जाएगा तो इसको पैसा चाहिएगा, और जब आपको पता चला कि पैसा नहीं है तो आपने भी क्या सोचा, चलो कोई नहीं यार तुम लोग घुमाओ, मैं किसी काम में बिजी हूँ, या फिर आपने उनको कोई ना कोई बहाना बता दिया होगा, राइट। बट वो कॉम्प्रोमाइज था, वो आपने मन मारा था बिकॉज आपके पास पैसा नहीं था। ठीक है, ऐसा बहुत बार हुआ होगा, कभी जूते खरीदने के लिए, कभी कपड़े खरीदने के लिए, कभी घूमने जाने के लिए, है ना, कभी कुछ भी इस तरीके की चीजें करने के लिए जो सिर्फ कुछ पल के लिए होती हैं, उसके बाद उन चीजों का कोई मतलब ज्यादा रोल नहीं रहता है और ज्यादा वो जरूरी नहीं होती है। वो जरूरी नहीं थी इसलिए आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। बट अगला सवाल, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया कि जिस टाइम पे आपके घर में पैसे की सख्त जरूरत थी और आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी पर्सन है, डेफिनेटली हर इंसान की फैमिली में कोई ना कोई पर्सन मेडिकल मतलब इश्यूज। इश्यूज ऐसे किसी न किसी के घर में जरूर हुए होते हैं कि जब कोई इंसान एडमिट होता है हॉस्पिटल में या उसकी किसी बीमारी के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है, और वो सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे पास पैसा नहीं होता है लेकिन फिर भी हम पैसा अरेंज करते हैं। अरेंज करते हैं। तो अगर आप प्रोस्पेक्ट और आपने बोला कि हाँ मेरी फैमिली में एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पापा की, मम्मी की या भाई की, एक्स वाई जेड किसी की तबीयत बहुत खराब थी और हमें 40-50 हजार रुपए की जरूरत थी, बट मेरे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हालत अच्छी नहीं थी, बट फिर भी हमने पैसा अरेंज किया। अरेंज किया। हमने रातों रात अरेंज किया। और कहाँ से अरेंज किया? क्योंकि डेफिनेटली ऐसी सिचुएशंस में जब हम अपने निजी और करीबी लोगों से बात करते हैं तो लगभग सभी लोग मना ही कर देते हैं, कोई पैसा देता नहीं है, हम्म। है ना। वो बैंक भी उसी को पैसा देता है जिसके पास पैसा होता है। बिल्कुल। हरियाणा में अभी एक गाना चला हुआ है नंगड़, वो फेमस है आजकल। तो हरियाणा में बोले तो जो नंगड़ होता है ना उसको वैसे भी कोई बैंक भी लोन नहीं देता है, पैसा नहीं देता है। तो बिल्कुल सही बात है भैया। बैंक भी उसको ही वो पैसा देता है जिसके पास पैसा होता है। तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास पैसा नहीं था लेकिन फिर भी आपने पैसा अरेंज किया, क्यों किया? तो जवाब सामने से यही आएगा कि वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी और मुझे पैसा करना ही एकमात्र ऑप्शन था, अरेंज करना ही। बिकॉज हमारी घर का एक बिल्कुल मेंबर था, वो अपनी जिंदगी और मौत से शायद जूझ रहा था, प्रॉब्लम में था। राइट। तो बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर आप उस घर की सिचुएशन को सुधारना चाहते हो, क्या वो आपके लिए सुधारना जरूरी है या नहीं है? अगर वो सुधारना वाली सिचुएशन जरूरी है तो फिर आज आप कॉम्प्रोमाइज करोगे या पैसा अरेंज करोगे? आप दिल दिल पे हाथ रख के बताओ। तो डेफिनेटली मुझे लगता जाहिर है सी बात है, जवाब पैसे यही, मैं अपनी घर की कंडीशन पैसा को अरेंज करेंगे। सीरियसली सुधारना चाहता हूँ और बेटर करना चाहता हूँ, और मैं पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो आज भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और मैं कहीं से भी अरेंज करूंगा। और मैं इस बिजनेस को चाहे मुझे 8-10 हजार से स्टार्ट करना पड़े लेकिन मैं अरेंज करूंगा। करूंगा। रविंदर सिंह, इस आपने तरीके से हम इस जबरदस्त, चीज को हैंडल कर सकते गजब, आपने एक नंबर तरीके से आपने जवाब दिया। ये इसके अंदर आपने वो टेक्निक बोलते हैं ना कि फील फेल्ड फाउंड, आपने वो टेक्निक पूरी एग्जैक्ट आपने इस्तेमाल की है ये पूरे आंसर के अंदर। और बहुत ही हैं। अच्छे तरीके से आपने डिस्क्राइब किया ये चीज कि किसी को पास पैसा नहीं है तो उसको कैसे हम लोग
ऑब्जेक्शन को क्लियर करके अपने आगे ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं, क्लोजिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बार बार सामने आता है हमारे, और वो क्वेश्चन है कि प्रोस्पेक्ट हमें गोल गोल घुमा रहा है सीनियर, और वो बोलता है आज ज्वाइन करूंगा, कल ज्वाइन करूंगा, अगले वीक ज्वाइन करूंगा। वो बस घुमा रहा है, वो बोलता है मैं कर लूंगा, लेकिन वो घुमा रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या करें? ओके, तो आई थिंक ये जो ऑब्जेक्शन है ये भी आई थिंक बहुत सारे लोगों ने फेस की होगी कि कई बार हमारा प्लान प्रेजेंट करने के बाद में हमें सामने से जवाब मिलता है कि मैं कल ज्वाइन करूंगा, मैं कल पेमेंट कर दूंगा, है ना, मैं कल इस रैंक से बिजनेस को स्टार्ट कर लूंगा। देन कल जब हम उसका फॉलो अप लेते हैं तो जवाब मिलता है कि 2 दिन बाद करूंगा, फिर जवाब मिलता है कि अगले वीक करूंगा, फिर जवाब मिलता है कि अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, या फिर अभी तो ये काम है उसके बाद करूंगा, है ना। और वो कभी भी अगला दिन, अगला वीक, अगला मंथ, अगला साल कभी नहीं आता। और ऐसे प्रोस्पेक्ट्स के साथ हमारी पूरी जिंदगी, क्या पूरे जन्म भी निकल जाए तो भी वो हमारे बिजनेस में नहीं आने वाले। उसके पीछे रीजन क्या है? 2 टाइप के लोग इस धरती के ऊपर हैं। आई थिंक कुछ % लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई आग नहीं होती, जिनके कोई सपने नहीं होते, जिनको लाइफ में कुछ करना नहीं होता, है ना, और वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरी टाइप के, जिनके पास जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो बिलीव करते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कोशिश करते हैं, और उनके अंदर मतलब आग लगती है और खून खोलता है उनका, और वो डिसीजन लेते हैं कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो जो लोग आपको घुमा रहे हैं ना, बार बार गोल गोल घुमाते हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो प्रोस्पेक्ट उस कैटेगरी का है जिसके खून में मतलब उबाल आया नहीं है, और जो डिसीजन मेकर नहीं है, डिसीजन लेना नहीं चाहता, और वो कभी लेगा भी नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको घूमने की जरूरत नहीं है। देखो, आपको कोई घुमा रहा है, आप घूमोगे या नहीं घूमोगे ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये तो अपने हमारे ऊपर ऊपर डिपेंड। डिपेंड है ना। बिल्कुल। तो ऐसे प्रोस्पेक्ट्स को आप उसी टाइम पे 1-2 बार फॉलो अप लेने के बाद जब आपको लगे, और ये चीज आपको समझ आ ही जाती है कि सामने वाला हमें घुमा रहा है या फिर उसकी एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है, जब आप सीनियर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ा सा क्या हुआ, ये डाटा थोड़ा सा सही नहीं काम कर रहा था। अभी प्रॉपर है? हाँ, आप बता रहे जी थे। जी हाँ, उस दूसरे जी कैटेगरी के लोगों के साथ क्या किया जाए? जी 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 तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि हमें ऐसे प्रोस्पेक्ट्स के पीछे, ऐसे कस्टमर्स, ऐसे गेस्ट के पीछे हमें घूमना नहीं है। जब हमें पता लग जाए कि वो हमें सच में घुमा रहा है तो हमें उसको छोड़ के दूसरे पार्टनर्स के तरफ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में बताई जाती है। तो ऐसे कुछ लोग ही होंगे जो घुमाने का ट्राई करेंगे, और वो उनके सामने मैं आपको ये बता दूं कि आप कुछ भी कर लो, कंपनी के MD, कंपनी के CEO, कंपनी के फाउंडर्स को भी लाके बिठा दो, और वो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दें कि हम गारंटी देते हैं तू काम कर, तू सक्सेस हो जाएगा, तो भी वो गोल गोल ही घुमाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ऐसे प्रोस्पेक्ट्स के पर पीछे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब पता लग जाता है कि हमें सामने वाला ऐसे घुमाने का ट्राई कर रहा है तो हमें नेक्स्ट पे मूव ऑन कर देना चाहिए। नेक्स्ट नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट पे मूव ऑन। थैंक यू जी रविंद्र जी सिन्हा, आपने जबरदस्त आपने इसका आंसर दिया। क्योंकि देखो काफी लोग हैं यहाँ पे प्रोस्पेक्ट को हैंडलिंग करते हैं, और प्रोस्पेक्ट इनको हैंडलिंग करने लग जाता है, उल्टा ये उनको हैंडलिंग कर रहे होते हैं, उल्टा हो जाता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो हैंडलिंग करने लग जाते हैं, तो हमारे ब्रिज हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। तो आपने ये सही आंसर, आपने गजब का नॉलेज सामने जो हमारे लिसनर्स हैं उन सभी तक पहुंचाया कि ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ा। तो यहाँ पे ना एक सवाल बार बार हमारे जो ब्रिजेस है ना, न्यू जो बिगनर्स है अभी, उनके दिमाग में भी आता रहता है, और जो नए लोग हैं जो ट्रेनिंग के अंदर आते हैं, जो बिजनेस को देखते हैं, उनके दिमाग में भी ये चीज रहती है कि हमारा यहाँ पे माइंड वॉश किया गया है।
माइंड वॉश किया जा रहा है, तो इस चीज का क्या सोल्यूशन दे सकते हैं हम उसको? ओके, देखो, कई बार अक्सर ये सुनने को मिलता है, ये सिर्फ प्रोस्पेक्ट ही नहीं बोलता है, कई बार एक ब्रिज भी बोलता है कि हमारा माइंड वॉश कर दिया। वो ज्वाइन करने के बाद भी कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि लोग बोलते रहते हैं कि हमारा माइंड वॉश किया गया है। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है कि इस वर्ड को, इस ऑब्जेक्शन को हमें नेगेटिव वे में नहीं लेना है। पहले तो हमें ये समझना है कि माइंड वॉश दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है, एक माइंड और एक वॉश। माइंड हमारा दिमाग, हमारा मगज, और वॉश का मतलब होता है धोना। राइट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी शर्ट को कब वॉश करते हो? जब गंदी हो जाती है। जब गंदी हो जाती है। हम अपनी बाइक को, अपनी गाड़ी को सर्विस स्टेशन वॉशिंग करने के लिए कब लेके जाते हैं? जब वो गंदी हो जाती है। हम अपना घर बिल्कुल। का फर्श कब वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं? जब वो गंदा हो जाता है। हम अपने बर्तन कब वॉश करते हैं? जब वो गंदे हो जाते हैं। तो वो गंदगी है, उसको हटाने के लिए और उसको पहले से अच्छा बनाने के लिए किसी चीज को वॉश किया जाता है। तो बिल्कुल। अगर आपका माइंड वॉश किया गया है तो इसका मतलब ये है कि आपके माइंड में जो गंदगी थी, जो कचरा था, उसको वॉश किया गया है। तो आपके लिए अच्छा हुआ कि गलत हुआ? जाहिर सी बात, अच्छा हुआ। डेफिनेटली अच्छा ही हुआ होगा। अब माइंड में गंदगी कौन सी? जैसे कि हम लोगों ने बचपन से कुछ चीजें सुनी हुई हैं कि पैसे वाले के पास ही पैसा आता है। हम तो पैदा ही गरीब घर में हुए हैं, हमारा घर का हालत तो हमेशा ही ऐसा रहने वाला है। हमारे बाप दादा ही कभी अमीर नहीं थे, तो हम कैसे बन सकते हैं? है ना? बिल्कुल। गरीब कभी भी अमीर नहीं बन सकता। लेकिन गरीबी और अमीरी एक सिर्फ एक स्टेटस होता है, और इसको बदला जा सकता है। क्योंकि आज आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को जानते हो, जितने भी रिच लोगों को जानते हो, क्या वो पैदा हुए जिस घर में, उसके दादा, उसके परदादा, उसके बाप, क्या वो उस लेवल पे थे जहां पे आज वो है? नहीं थे। लेकिन उन लोगों ने वहां तक पहुंचा, कुछ अलग करके दिखाया, अपने उस स्टेटस को चेंज किया। तो ये चेंज कोई भी कर सकता है और किसी का भी चेंज हो सकता है। तो ये जो गंदगी हमारे दिमाग में है, जो इस टाइप के जो धारणाएं जो हमारे दिमाग में समाज के और सोसाइटी के लोगों के द्वारा जो बनाई गई है, जो डाली गई है ना, जो जो हमें जो सॉफ्टवेयर जो हमारे अंदर सेट हो चुका है, उसको, उस गंदगी को वॉश करने के लिए हमें वॉशिंग करना जरूरी है। और अगर वो गंदगी हमारी निकाली जा रही है और हम एक नई सोच और एक नई डायरेक्शन में और एक नए डिसीजन और मेहनत के साथ अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि मेरा माइंड वॉश अगर 6 साल पहले किया गया था तो अच्छा ही किया गया था। मुझे तो कोई गिला शिकवा नहीं है कि मेरा माइंड वॉश किया गया था। मैं तो कहता हूँ कि थैंक यू सो मच। अगर मेरा माइंड वॉश ना किया गया होता तो शायद आज मैं यहाँ पे लाइव इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता। बिल्कुल। थैंक यू सिनर, आपने गजब का आंसर दिया इसका भी। माइंड वॉश, दिमाग की गंदगी को बाहर निकाल के हम अच्छी चीजों के लिए अगर माइंड वॉश कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं भी चाहूंगा कि हमारा माइंड वॉश बार बार हो। सीनियर, यहाँ पे ना एक सवाल और हमारे सामने निकल के आता है। काफी बार जो लोग हैं, जो प्रोस्पेक्ट हैं, वो ये बोलते हैं, और ये जो ब्रिज है ना, उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट सवाल हो जाता है कि मैं यहाँ पे काम तो करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझसे मेरे अपलाइन को पैसा जाएगा। अब इसमें उसको क्या तकलीफ होती है? मैं इस बात का थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि इस चीज को लेके उसको कैसे सेटिस्फाई करें। ओके, ये ऑब्जेक्शन भी आई थिंक प्रोस्पेक्ट का तो होता ही होता है, लेकिन कई बार हमारे जो कम्युनिटी मेंबर हैं शायद उनके दिमाग में भी घूमता रहता है कि मैं अगर काम करूंगा तो मेरी अप्लायंस को पैसा जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी अप्लायंस को पैसा जाए मेरी मेहनत से, इसलिए मैं काम नहीं करूंगा। राइट। बिल्कुल। लेकिन यहाँ यहाँ पे मैं जितने भी व्यूअर्स हैं या जितने भी सामने ऐसा कोई प्रोस्पेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने बैठा है, तो मैं उसी को इस तरीके से मैं यहाँ पे टैकल करूंगा कि देखो यार, आप बहुत बुद्धिशाली हो, आप किस तरीके से दिमाग लगा रहे हो और सोच रहे हो, सच में यार गजब, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप कल से नहाना बंद कर दीजिए। तो बोलेगा क्यों? क्योंकि आप जिस साबुन से नहाते हो ना, जब आप उस साबुन को खरीदते हो तो वो कंपनी पैसा कमाती है। आप जिस शैम्पू से नहाते हो, उस शैम्पू को जब आप खरीदते हो तो कंपनी XYZ जो कंपनी है वो पैसा कमाती है। आप बिल्कुल। जिस दुकान वाले से सब्जी लेके आए हो कल, आज उस सब्जी वाले ने भी पैसा कमाया है, तो आप कल से सब्जी मत खरीदना। आप बाइक खरीद रहे हो, आप गाड़ी खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो यार? उस कंपनी को पैसा जा रहा है, उसने कमाया है, आपने खरीदा है, तो मत खरीदिएगा। आप पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप पे क्यों जा रहे हो? आपको नहीं पता कि आपने पेट्रोल डलवाया और पेट्रोल पंप के ओनर ने पैसा कमाया?
कमाया ना तो आप पेट्रोल पंप पे मत जाइएगा, कल से अपनी बाइक को खड़ी कर देना और पैदल चलना स्टार्ट कर देना। वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और आपका थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। आप आप एक ऐसी चीज बताओ जहाँ पे किसी को प्रॉफिट ना होता हो। आप एक जॉब करते हो, वहां पे आप 10,000 रुपए का महीने का अगर आपका पगार है, सैलरी है, तो क्या आप वहां पे अपने बॉस को महीने में 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख का काम नहीं करके देते? तो फिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप सिर्फ अकेले आप पैसा कमाओगे और दुनिया का कोई भी इंसान पैसा नहीं कमाएगा? आप ऐसा कौन सा काम करोगे, ऐसा कौन सा काम है जिसमें सिर्फ आपका इन्वॉल्वमेंट होगा और सिर्फ आप ही पैसा कमाओगे? आप रोड पे जाते हो, आपने देखा होगा जगह जगह टोल टैक्स बने हुए हैं हाईवेज पे और एक्सप्रेस वेज पे। जब आप जाते हो तो वहां पे आप क्यों जाते हो? आपको पता है वो टैक्स भरना पड़ेगा और उस टैक्स से गवर्नमेंट पैसा कमा रही। तो ऐसे अगर आप सोचना स्टार्ट करोगे तो फिर आप इस धरती पे किसी भी चीज को यूज नहीं कर पाओगे। आपके घर में सुबह से शाम तक जितनी भी चीज यूज होती है वो हर चीज कहीं ना कहीं पे बन के और कहीं ना कहीं से आ रही है, और उसके जरिए उसको बेच के उसको मैन्युफैक्चर करके कोई ना कोई पर्सन पैसा कमा रहा है, कमाएगा। राइट। तो मैटर ये नहीं करता कि बिसलरी की आपने बोतल खरीदी तो बिसलरी ने कितना, उसके ओनर ने कितना पैसा कमाया। मैटर ये करता है कि 10 रुपए का पानी का बोतल खरीद के आपने क्या पाया। बिकॉज वो एक पानी का 1 लीटर पानी आपकी कितनी प्यास बुझाने के काम आया, या फिर आपने उससे अपना फेस वॉश किया, आप गर्मी में कहीं बाहर ट्रेवलिंग कर रहे थे, आपने खरीदा क्यों? क्योंकि आपको जरूरत थी। तो इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मेरी अपलाइन कितना कमा रही है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कितना कमा रहा हूँ। एक छोटी सी बिल्कुल स्टोरी मैं सुनील। शेयर करना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक आदमी बिल्कुल बिल्कुल श्योर। एक एक नदी या एक, मतलब एक समुद्र टाइप सा होता है, नदी होता है, उसमें जा रहा होता है, एक बोट में जा रहा होता है। तो वो आदमी देखता है कि उस बोट में ना एक छोटा सा छेद होता है, छोटा सा। तो उस छेद में से थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पानी उस बोट के अंदर आने लग जाता है। तो आदमी देखता है कि छोटा सा छेद है, थोड़ा थोड़ा पानी अंदर आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो फिर शायद ये बोट भर जाएगी, और भर जाएगी तो डूब जाएगी और मैं भी डूब जाऊंगा। तो आदमी क्या करता है, बिल्कुल। उस बोट में जितना पानी इकट्ठा होता है उस पानी को एक बाल्टी भर के और वापस उसमें डालने लग जाता है, और सोचता है कि ऐसे करके मैं एक बार खाली करके फिर मैं थोड़ा बोट को, मतलब वो चप्पू चलाऊंगा तो ऐसे करते करते शायद मैं किनारे पे पहुंच जाऊं। और सीरियसली ऐसा ही होता है, वो आदमी ऐसा सा करते करते फाइनली किनारे तक पहुंच जाता है। और किनारे पे जब बोट पहुंच जाती है तो वो आदमी बोट से उतर के और सीधा अपने चलने लग जाता है। जैसे वो चलता है तो पीछे से आवाज आती है कि "ए, अरे इंसान सुन"। तो वो देखता है कि पीछे तो कोई था ही नहीं, तो आवाज किसकी आई? तो बोला, एहसान फरामोश इंसान सुन, कहाँ जा रहा है? तो उसने देखा पीछे तो बोट से आवाज आ रही थी, बोट ने उसको बोला। तो उसने सुन के बोला कि हाँ। तो बोला, तूने मेरे को थैंक यू भी नहीं बोला, मैंने तेरी जिंदगी बचाई है, तेरे को किनारे तक पहुंचाया है, तो एटलीस्ट एक बिल्कुल धन्यवाद तो करके जा, एक थैंक यू तो बोल के जा। तो उस आदमी ने क्या बोला, क्या जवाब दिया? उस आदमी ने उस बोट को बोला कि इसमें कोई शक नहीं है कि तूने मेरी जिंदगी बचाई है, और मैं थैंक यू बोल सकता हूँ, मेरा थैंक यू बनता है, ठीक है। लेकिन तुझे भी मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर मैं वहां से उस बोट को किनारे तक नहीं लाता तो वहीं पे ये बोट यानी कि तू डूब जाती और तेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता। बिल्कुल। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ पे आपको क्या लगता है कि वो आदमी की, जो आदमी ने जो किया वो ज्यादा वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट था, या जो बोट ने किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था? दोनों का रोल है और दोनों अपनी जगह अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमारे बिजनेस में जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आपकी डाउनलाइन है, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि आपके लिए आपकी अपलाइन भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें कभी ये दिमाग में आइडिया नहीं लेके आना है, ऐसा नहीं सोचना है। इस एटीट्यूड से हम कभी भी इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर सकते कि मेरे अपलाइन ने कितना कमाया है, मेरे अपलाइन को कितना पैसा आ रहा है। हमें ये सोचना चाहिए कि मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ, कोई वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, तो मुझे कितना आएगा, और उस वॉल्यूम से मेरी टीम में जितने लोगों ने काम किया उनको कितना आएगा। बिल्कुल सुनील। और एट द एंड अगर हम देखें तो इंसान अपने लिए करता है। इस बिजनेस को मैंने अपने लिए ज्वाइन किया, आपने अपने लिए किया, यहाँ पे जितने भी लोग डायरेक्ट सेलर्स हैं उन सब ने अपने लिए ज्वाइन किया, अपलाइन के लिए ज्वाइन नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने जी का मतलब यही निकल के सामने आता है रविंदर सिन्हा के आंसर से कि अपना बेनिफिट देखो, अपलाइन का बेनिफिट देख के मत चलो, क्योंकि ऊपर देख के जो इंसान चलता है वो ठोकर खा जाता है।
और जो नीचे देख के इंसान चलता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। तो रविंद्र सिन्हा का आंसर बड़ा ही शानदार और बड़ा ही कूल रहा। और मैं चाहूंगा आप लोगों से, आप लोग लिंक ज्यादा और शेयर कर सकते हैं तो और लोगों तक शेयर कर दे, ताकि हम लोग और लोगों तक ये ऑब्जेक्शंस की जो बातें हैं वो पहुंचा सकें, क्योंकि आप लोगों को बिजनेस में बहुत हेल्प होने वाली है। रविंद्र सिन्हा से मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। सिन्हा, काफी लोग हैं जो बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मेरा एक फ्रेंड था या फिर मेरा कोई रिलेटिव था, वो बिजनेस के अंदर आ चुका है और उसका ही कुछ नहीं हुआ, तो मेरा क्या हो सकता है। तो इस बात को ओके कैसे हम टैकल कर सकते हैं? ओके, ये भी एक बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है जो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि कई बार आपके गेस्ट, आपके प्रोस्पेक्ट बोलते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे फ्रेंड ने, मेरे रिश्तेदार ने बिजनेस, ये काम पहले किया हुआ है, कंपनी पहले ज्वाइन की हुई है, तो उसका कुछ नहीं हुआ, वो फेल हो गया, वो नहीं, उसका कुछ नहीं बना, तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे से कैसे होगा। राइट। यहाँ पे हम नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन रख सकते हैं। अब हमें पता है कि हमारा जो पार्टनर है वो अगर बाइक पे आया है, तो मैं उससे पूछ सकता हूँ कि आप किस पे आए हो, तो वो बोलेगा मैं बाइक पे आया हूँ, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि आप ऐसा करना, अपनी बाइक को यहीं पार्क कर देना और आप पैदल जाना। वो बोलेगा क्यों, पैदल क्यों जाऊंगा, मैंने बाइक पे पैसा खर्च कर रखा है, मैं अपनी बाइक लेके आया हूँ, अपनी बाइक पे ही जाऊंगा। तो क्या आपने सुना नहीं रोड पे कि बाइक एक्सीडेंट हो गई थी और फलानी जगह पे एक एक्सीडेंट होने के बाद बाइक वाला जो मर गया था, तो बिल्कुल। फिर आपका भी एक्सीडेंट हो सकता है और आप भी मर सकते हो। तो आपको अपनी जान प्यारी है या बाइक प्यारी है? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 100% सामने वाला इंसान होगा वो यही जवाब देगा कि ऐसे थोड़ा ना होता है। जो एक्सीडेंट हुआ था वो अपनी गलती की वजह से हुआ होगा, उसने कोई स्पीड मतलब ओवर होगी उसकी, या फिर हेलमेट नहीं होगा उसके बाद, या फिर उसने स्टैंड नहीं हटाया होगा, या फिर उसने ब्रेकर नहीं देखा होगा, या फिर वो ओवरटेक कर रहा होगा, या फिर उसने ड्रिंक कर रखा होगा। है ना, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं किसी भी पर्सन के एक्सीडेंट होने के। तो इस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ होगा, इस वजह से वो मरा होगा। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मेरा भी एक्सीडेंट हो जाए अगर मैं भी मर जाऊं। बिल्कुल। आप, अगर आप बस से आए हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सी बार बसें एक्सीडेंट हो जाती हैं, पूरी बस की बस पलट जाती है, 50-60 लोग मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप बस में आ रहे हो, तो आप आगे से बस में मत जाना, क्या पता जिस बस में आप बैठो वही पलट जाए, वही एक्सीडेंट हो जाए। अच्छा, अगर आपके घर में दो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, तो उनमें से एक इंटेलिजेंट होगा और एक शायद नॉर्मल होगा पढ़ाई में, तो जो नॉर्मल है उसको स्कूल भेज ही क्यों रहे हो, जब आपको पता ही है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो ज्यादा मार्क्स लेके नहीं आ सकता, तो उसको पढ़ाने का क्या फायदा है। एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे होते हैं, उनमें से एक फेल हो जाता है और एक अच्छे नंबर ले आता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल बड़े वाला अगर फेल हो गया, तो उस पेरेंट्स को तो ये सोच लेना चाहिए कि छोटे वाला तो फेल होगा ही होगा, क्योंकि बड़े वाला ही फेल हो गया, तो इसको तो स्कूल में बिल्कुल। भेजने का कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो कोई फायदा नहीं है एडमिशन कराने का। नहीं नहीं, फिर सामने से जवाब ये मिलेगा आपको प्रोस्पेक्ट का, नहीं ऐसे थोड़ा ना होता है, एक फेल हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसका भाई या उसका बहन भी फेल हो जाएगा। बिल्कुल। एक ही घर में एक बंदा ऑफिसर बन जाता है और एक पर्सन पूरी जिंदगी शायद अपनी मजदूरी खेती बाड़ी करता रह जाता है। तो सेम सेम सिचुएशन, सेम चीज यहाँ पे लागू होती है। अगर आपके अंकल, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उससे नहीं हुआ, वो फेल हो गया, तो उसके पीछे भी तो कोई वजह होगी ना, कि वो अपनी गलतियों की वजह से, बिजनेस को टाइम ना देने की वजह से, ना सीखने की वजह से, अपलाइंस की और सीनियर्स की बात ना सुनने की वजह से, सिस्टम को फॉलो ना करने की वजह से, है ना, हमारे बिजनेस में नीति नियम और सिद्धांत उनको तोड़ देने की वजह से शायद वो सक्सेस नहीं हुआ होगा। तो अगर आप भी बिल्कुल। ऐसा करोगे तो आप भी नहीं हो पाओगे दुनिया के किसी भी काम में। अगर आप सही ढंग से और सही सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप उन लोगों को फॉलो करोगे जो आपको लग रहा है कि इस बिजनेस में जो सक्सेसफुल है, जिन जिन लोगों को आपने पिछले 3 दिन में, 4 दिन में देखा है ना, जिन लोगों की लाइफ शायद आपने, आपके फ्रेंड को शायद आपने 6 महीने पहले देखा था तो वो कुछ और था और आज वो कुछ और है, तो उन लोगों ने सिस्टम को फॉलो किया, एजुकेशन ली, सीखा और उसको अप्लाई किया, अपने सीनियर्स की और अपने मेंटोर्स को फॉलो किया, नीति नियम सिद्धांतों को फॉलो किया, तो वो आज ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहे छोटी छोटी सक्सेस अचीव कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं और आगे जाके वो बहुत बड़े लेवल पे सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो करोगे तो आप सक्सेस हो सकते हो। और माँ के पेट से कोई भी कुछ भी सीख के नहीं आता है ना। आज बिल्कुल। लड़कियां लड़के पायलट है जो जहाज उड़ा रहे हैं,
लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है बट उनको साइकिल भी चलानी नहीं आती। बिल्कुल। तो सेम चीज है। थैंक यू सिनर, आपने काफी अच्छा डिस्क्राइब किया इस क्वेश्चन को भी। अब हमारा लास्ट फाइनल ऑब्जेक्शन जो लगभग हर एक इंसान के मुंह पे रहता है कि ये तो लोगों से मिलने का बिजनेस है और लोगों से मिलना मुझे पसंद नहीं है, मुझे शर्म आती है। तो इस चीज का हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं, इनको कैसे वो अपने इस तरीके के कोई प्रोस्पेक्ट उनके सामने सवाल करता है तो कैसे हैंडल कर सकते हैं ऑब्जेक्शन को? ओके। अब यहाँ पे भी हमें इस ऑब्जेक्शन के पीछे का जो हिडन मीनिंग है उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। सामने वाला इंसान ये बोल रहा है कि मुझे लोगों को मिलना पड़ेगा, ये तो लोगों को मिलने का काम है, लोगों को मिलने का बिजनेस है, राइट, और वो मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोस्पेक्ट है ना वो कंफ्यूज्ड है कि यार इसमें तो लोगों को मिलना पड़ेगा और मैं लोगों को नहीं मिल सकता क्योंकि मैं आज तक कभी इतने लोगों से मिला नहीं हूं और मैंने लोगों से बातें नहीं करी है। वो इस बात से कंफ्यूज है, ये उसका हिडन मतलब हमें मीनिंग जो है वो उसको कैच करना पड़ेगा कि वो कंफ्यूज क्यों है। अब अगर आपका ये सवाल है, आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो, तो यहाँ पे मैं आपसे इस तरीके से पूछ सकता हूँ कि अच्छा आप ऐसा कौन सा काम करने वाले हो, इस बिजनेस को आप मत करो, छोड़ो, आप भूल जाओ कि आपने कोई बिजनेस देखा है, कोई सिस्टम देखा है, कोई ट्रेनिंग ली है, आप भूल जाओगे ये शॉर्ट डायरेक्ट सेलिंग कोई बिजनेस है, नथिंग। आप ये बताओ कि आप पहले क्या करते थे और आज के बाद आप क्या करोगे। सामने वाला इंसान जो भी होगा वो डेफिनेटली या तो वो जॉब कर रहा होगा या फिर फ्रेशर होगा तो वो जॉब की शुरुआत करने के बारे में बोलेगा। वो दो बिल्कुल। जवाब देगा ऐसी सिचुएशन में, या तो बोलेगा कि जहां पे मैं जॉब कर रहा था मैं वापस अपनी लाइन में जॉब कर लूंगा, या फिर वो अगर फ्रेशर होगा तो बोलेगा कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करके जॉब ज्वाइन कर लूंगा या फिर मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा ऐसी कौन सी जॉब होगी, ऐसा कौन सा फील्ड होगा जहाँ पे लोग नहीं होंगे। आप पुलिस में जाना चाहते हो, क्या आप अकेले पुलिस में भर्ती होगे वहां? आपको पहले से जो पुलिस में भर्ती है वो लोग नहीं मिलेंगे वहां पे। आपको ट्रेनिंग कौन देगा वहां पे, लोग देंगे कि गधे देंगे? आप चाय की लारी लगाओ, आप चाय किसको बेचोगे? कस्टमर्स को। कस्टमर कौन होंगे? लोग आएंगे ना। या फिर हमारे घर से गाय भैंस खुल के अपने आप आपकी रेडी पे पहुंच जाएंगी और आप उनको चाय पिलाओ। तो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्त, लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे और लोगों से ही सब कुछ चलता है, लोगों के बिना कुछ भी नहीं है। और लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे, लोगों से आपको हर जगह बात करनी ही पड़ेगी। आप पशुओं को, जानवरों को खिलाने वाला जो सामान आता है, फॉर एग्जाम्पल आप कुत्ते कुत्ते पालते हो, लोग बहुत सारे पेट रखते हैं, राइट, कोई कुत्ता पाल रहा है। अब उसको कुत्ते को खिलाने के लिए वो एक स्पेशल दुकान होती है जिसपे से वो उसका सामान लेके आता है, कुत्ते का भोजन। वो वेज भी हो सकता है, नॉन वेज भी हो सकता है। तो मुझे आप एक बात बताओ, उस दुकान पे वो कुत्ता लेने जाएगा या इंसान लेने जाएगा? आई थिंक कुत्ता इंसान लेने लेने नहीं जाएगा, जाएगा। जाहिर सी बात। और कुत्ते की बिस्किट भी अगर लेने जाना है तो इंसान ही लेने जाएगा, और वो सामने जो बैठा होगा बेचने वाला वो भी इंसान ही होगा। तो आप ऐसा बिल्कुल। कौन सा काम करोगे जिसमें आप लोगों से मिले बिना कनेक्ट। और आपका काम हो जाए और आप आगे बढ़ जाओ? आपको हर फील्ड में, हर जगह पे लोगों से तो मिलना ही पड़ेगा। आप बैंक में चले जाओ, आपको अलग अलग काउंटर्स पे अलग अलग इंसान बैठे मिलेंगे। आप पुलिस में चले जाओ, वहां पे भी आपको लोग मिलेंगे, इंसान मिलेंगे। आप पेट्रोल पंप पे जाओ, वहां पे भी आपको तेल डालने वाला भी इंसान मिलेगा और बहुत सारे लाइन में खड़े मिलेंगे, वो भी इंसान ही होंगे जिनकी गाड़ी लाइन में खड़ी है। आप एक दुकान कर लो कपड़े बेचने की, गारमेंट्स की, रेडीमेड स्टोर, वहां पे भी आप खुद एक इंसान हो, उस बेचने वाले दो वर्कर अगर आपने रखे हैं तो वो भी इंसान ही होंगे, वो जानवर नहीं होंगे। और वहां पे जो कस्टमर आएंगे ना कपड़े खरीदने के लिए, वो भी इंसान ही होंगे। बिल्कुल। तो तो लोगों से तो सिनियर, मिलना ही थैंक यू। पड़ेगा। जब जब थैंक यू। लोगों से मिलना ही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब लोगों से मिलना ही है तो फिर क्यों ना सॉरी हम एक सॉरी। ऐसा काम स्टार्ट करें, आप और हम मिलके एक ऐसा बिजनेस करें जिसमें हमें अपने काम का पैसा मिले और जितना हम डिजर्व करते हैं उतना पैसा मिले। बिल्कुल। जी। थैंक यू सीनियर, आपने बहुत शानदार आंसर दिया इसका। अब मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं,
हमारा लास्ट सीनियर ये रहता है कि सभी से क्वेश्चन पूछे जाए। हम यहाँ से 2 क्वेश्चन उठाने वाले हैं, तो जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं तो मैं चाहूंगा कि आंसर आप लोग जो आपके सवाल है वो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, ताकि हम आंसर, रविंद्र सीनियर अभी हमारे जी जी साथ कनेक्ट हैं तो आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 सवाल उठाने वाला हूँ, आप लोग जल्दी टाइप करके अपना लिखें। बाकी रविंद्र सिन्हा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। अभी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फिर भी हमारे बोलने पर आप यहाँ पे पहुंचे, हमारी जो कम्युनिटी है उनके लिए टाइम निकाला। आप लोग जहाँ पे जितने भी व्यूवर्स यहाँ पे देख रहे हैं, ओके सीनियर, हमारे पास यहाँ पे एक सवाल आया है कि आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़कर, अभी यहाँ पे हमारे एस ओडोदरा राणा जी सवाल कर रहे हैं हमारे सामने, ये आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़कर ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया? ओके, देखो हर इंसान का अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है और अपना पर्सनल रीजंस होते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब लग गई थी पर्टिकुलर फील्ड में और उन्होंने वो छोड़ दी और दूसरी ज्वाइन कर दी, राइट। तो मैं जब इस बिजनेस में आया उस टाइम पे ऑलमोस्ट मेरा सिलेक्शन हो गया था, ज्वाइन मैंने किया नहीं था, ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो चुका था मैं। और उस टाइम पे उस भर्ती पे मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और एक बार भर्ती कैंसिल हो गई थी, फिर दोबारा से अप्लाई करने के बाद दोबारा वो भर्ती होने वाली थी। तो मैंने सोचा जब तक वो भर्ती क्लियर होगी, पता नहीं दोबारा फॉर्म भर के दोबारा एग्जाम दोबारा इंटरव्यू वो सारी चीजें प्रोसेस होने में क्या पता 6 मंथ 1 साल 1.5 साल लग जाए। और हमारे भारत में सरकार का सिस्टम जो है वो तो आपको पता ही है। तो उस टाइम पे मुझे एसोट की ट्रेनिंग का मौका मिला और मैंने जब ट्रेनिंग कंप्लीट की तो मुझे समझ आया कि मैं टीचिंग लाइन में जा रहा था। तो मुझे एक चीज समझ आई थी कि वहां तो मुझे बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे छोटे छोटे 5th क्लास तक के, और जब मैं पढ़ाना ही है मेरे को वहां पे भी, तो मैं क्यों ना यहाँ पे अच्छे खासे मतलब 18+ एज वालों को मैं कुछ ट्रेन कर सकूं। तो मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे एज ए ट्रेनर भी आगे मतलब आ सकता हूँ, आगे मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। और दूसरा मुझे ये समझ आ रहा था कि मैं अगर इस बिजनेस में काम करता हूँ तो मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, है ना। वहां पे मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी की वो कहते हैं ना कि गुलामी करनी पड़ेगी। मैं अभी आपको इस चीज को लाइव बताता हूँ। मैं कल ही 1 तारीख को परसों मेरे किसी फ्रेंड की शादी थी, उसकी सिस्टर की और मेरे फ्रेंड की दोनों की मतलब शादी थी, तो वहां पे मैं गया हुआ था। तो मेरा एक जो जिस लड़के की शादी थी उसका बैचमेट और मेरा सीनियर वो गवर्नमेंट टीचर है जिसमें मैं सिलेक्टेड था, ऑलमोस्ट उसी में है। वो राजस्थान में उसकी बाड़मेर साइड उधर पोस्टिंग है। तो वो बंदा पहुंच नहीं पाया अपने खास दोस्त की मतलब वो जो रिसेप्शन प्रोग्राम था और उसके सिस्टर की जो बारात का जो दिन था उस दिन वो नहीं पहुंच पाया। तो वहां पे मुझे एक चीज समझ आई, हालांकि वो टीचर है सिविलियन है फिर भी नहीं पहुंच पाया। तो वहां पे मुझे फील हुआ कि मैं गुजरात से भी, मैं 23 तारीख का हरियाणा आया हुआ हूँ और मैं आराम से शादियां एंजॉय कर रहा हूँ, बिकॉज मैं एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूँ। जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी को मतलब वो तलवे चाटने की जरूरत नहीं है। और देन मेरे पास आज इतनी फ्रीडम है, रेस्पेक्ट है, जो शायद वहां पे नहीं मिलती मुझे। तो ये थी, बस ज्वाइन किया तब रीजन कुछ और था, बाद में कुछ और बन गया। रीजन और विजन मतलब इंसान के जब एक लेवल पे पहुंच जाता है, एक एक कुछ चीज अचीव कर लेता है तो वो चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अपने घर जाने के लिए किसी और से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, एकदम इंडिपेंडेंट बिजनेस हो गए हम, बिजनेसमैन बन चुके हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक सवाल और आया है हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर कि एक पर्सन ने पूछा है यहाँ पे कि अगर कोई इंसान ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर था और वो किसी और कंपनी से हमारी कंपनी में ट्रेनिंग लगाता है, तो उस इंसान को हम लोग बिजनेस के अंदर किस तरीके से हैंडल करके उसको बिजनेस के अंदर क्लोज कर सकते हैं? ओके, देखिए पहली बात तो ये, यहाँ पे अगर सामने वाला इंसान ऑलरेडी किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर से अगर एसोसिएटेड था और उसके बाद अगर वो हमारी कंपनी के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड अगर आ रहा है, तो इसका मतलब उसको ये तो पता ही है कि हमारे पास बिजनेस है, राइट। अब उसको हमें सारी चीजें क्लियर बता देनी है। जब हमारा और उसकी कंपनी का जो सिस्टम था उसमें जब उसको डिफरेंस नजर आएगा और हमारा एजुकेशन सिस्टम जब उसको नजर आएगा, तब उसके बाद वो पर्सन डिसाइड करेगा कि हाँ
मुझे ये क्यों करना चाहिए। अब वहां पे उसके ना करने के और उस कंपनी को छोड़ने के कुछ रीजंस हो सकते हैं। या तो उसके जो अप्लायंस थे, उसको जो लोग मिले थे वो सही नहीं होंगे, या फिर लोग तो सही होंगे बट वो जो कंपनी में वो गया था वो कंपनी में भी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो सिस्टम सही नहीं होगा मे बी। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जिस वजह से उसको वहां पे नहीं लगा होगा कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, या फिर उसने छोड़ दिया होगा, या वो मतलब एक्टिव नहीं रहा होगा। अब वो सारी चीजों का डिफरेंस जब हम अच्छे से बता सकते हैं, और वो बताने के बाद जब हम ऐसे लोगों को उसको मीटअप करवा देंगे, ऐसे लोगों को एग्जाम्पल सुनाएंगे जो ऑलरेडी किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में थे बट आज वो हमारे साथ पिछले काफी टाइम से काम कर रहे हैं और ग्रोथ भी कर रहे हैं, तो उसका विश्वास थोड़ा बढ़ सकता है कि हाँ यार ये लोग भी पहले किसी और कंपनी में थे XYZ में और आज यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उस सामने वाले का भी थोड़ा विश्वास मतलब बढ़ सकता है और वो थोड़ा डिसीजन लेने में उसको हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से हम ऐसे पर्सन्स को उसके डाउट्स क्लियर करके और उसको एक विश्वास दिला के, और झूठे वादे नहीं करने हैं। कई बार हम झूठे वादे करते रहते हैं जिस वजह से पर्सन वहां पे भी नहीं करता और यहाँ पे भी नहीं करता। तो कुछ ऐसी चीजें बिल्कुल। हैं, एथिकली हमेशा हमें काम करना है, एथिक्स को हमेशा ध्यान रखना है। थैंक यू सीनियर। मतलब कहने का मतलब यही है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहना है प्रोस्पेक्ट के साथ उस टाइम पे, कि जो हमारे रियलिटी है ना वही चीज उसके सामने शो करनी है, कोई बड़े बड़े वादे नहीं करने, जैसा रविंदर सिंह ने बोला। तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। हमारा सेशन, आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। 1 घंटा कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों के लिए 6 तारीख को दोबारा से एक और सेशन होने वाला है, और उसका मैं पोस्टर जो भी बैनर होता है वो मैं आप लोगों को स्टोरी पे मिल जाएगा मेरे। और आप लोगों में काफी लोग हैं आपकी टीम से जिन लोगों ने ये सेशन अटेंड नहीं किया और वो ये सेशन दोबारा से देखना चाहते हैं, और इसके जो अंदर जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, जिन ऑब्जेक्शंस का हमने रविंदर सीनियर से आंसर लिए हैं, उन सारे ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है ये अगर सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को ये वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल है द मॉन्स्टर योगी के नाम से आपको वहां पे मिल जाएगा, और लिंक आप लोगों तक पहुंच जाएगा, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच रविंदर सिन्हा, आपने कीमती टाइम निकाला। आप